तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो 2025 के जोहान्सबर्ग G20 समिट के बारे में है और पढ़कर ऐसा लगता है कि वहां भारत ने वाकई सबको चौंका दिया। हाँ। आज इसी की परतों को खोलकर देखते हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया और सबसे बड़ी बात, ये सब उस माहौल में हुआ जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका वहां मौजूद ही नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। G20 जैसे मंच से अमेरिका का गायब होना ऐसा है जैसे किसी पार्टी से मेजबानी चला जाए। हाँ बिल्कुल। अचानक कमरे का पूरा डायनामिक बदल जाता है। और सोर्सेज बताते हैं कि भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे लोग सोच रहे थे। ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं। भारत ने वहां क्या बड़े आइडियाज सामने रखे? मैंने पढ़ा कि कुछ पहलुओं की बात हुई थी, लेकिन क्या वो सिर्फ बातें थी या कुछ ठोस था? नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं थी। भारत ने 6 बड़ी वैश्विक पहलों का प्रस्ताव रखा और ये काफी सोची समझी योजनाएं थी। 6? अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा था लोगों की सुरक्षा से जुड़ा और दूसरा लोगों को सशक्त बनाने से। अच्छा, ये सुनने में ज्यादा आसान लग रहा है। तो लोगों की सुरक्षा वाले बकेट में क्या था? उसमें सबसे पहले था नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करना। ओके। भारत का तर्क था कि हम इन दोनों समस्याओं को अलग-अलग देखना बंद करें। ड्रग्स से जो पैसा आता है, वो अक्सर आतंकी गुटों तक पहुंचता है, जो दुनिया भर में अस्थिरता फैलाते हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ किसी एक देश की कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है। मुझे ये बात हैरान करती है कि हम इन दोनों चीजों को हमेशा अलग-अलग क्यों देखते हैं। सोर्सेज में क्या कोई खास वजह बताई गई है कि भारत ने ही इन दोनों को जोड़ने पर इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि देखिए, भारत लंबे समय से इसका भुक्तभोगी रहा है। हम्म। उसके पड़ोस में ऐसे कई इलाके हैं जहां ड्रग्स और आतंकवाद एक दूसरे को पालते पोसते हैं। तो भारत अपने अनुभव को वैश्विक मंच पर रखकर कह रहा था कि ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, कल ये आपकी भी होगी। मतलब एक तरह से चेतावनी। हाँ, और उन्होंने एक जॉइंट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी का प्रस्ताव रखा जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर फाइनेंशियल नेटवर्क्स को तोड़ने तक की बात थी। लेकिन क्या ये मुमकिन है? ड्रग्स और आतंकवाद का नेटवर्क इतना फैला हुआ है, क्या सोर्सेज में इस बात का जिक्र है कि दूसरे देशों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। बिल्कुल, और असल में अमल करना मुश्किल होता है। हाँ। तो सोर्सेज में इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया का जिक्र है। कुछ यूरोपीय देशों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन कुछ लैटिन अमेरिकी देशों का कहना था कि यह समस्या ज्यादा जटिल है और इसे सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अच्छा। तो बहस तो हुई, लेकिन भारत ने कम से कम इस मुद्दे को G20 के एजेंडे के केंद्र में ला दिया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो ये पहली सुरक्षा पहल थी। दूसरी क्या थी? दूसरी पहल थी एक वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया टीम, मतलब ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स टीम बनाना। ओके। कोविड ने हमें सिखाया कि कोई भी महामारी बॉर्डर नहीं देखती। भारत का आइडिया यह था कि एक स्थायी, वेल ट्रेन्ड और साधनों से लेस टीम होनी चाहिए, जो किसी भी देश में स्वास्थ्य संकट पैदा होते ही 1 मिनट, 24 से 48 घंटे के अंदर वहां पहुंच सके। मतलब आग लगने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही एक ग्लोबल फायर ब्रिगेड तैयार रखना। एकदम सही एनालॉग है। ये स्वास्थ्य के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की एक टीम होगी। जब तक WHO जैसी बड़ी संस्थाएं हरकत में आती हैं, तब तक वायरस बहुत फैल चुका होता है। सही बात है। ये टीम उस शुरुआती गोल्डन पीरियड में काम करेगी, वायरस को वहीं रोकने के लिए। पर क्या ये सिर्फ कागज पर एक अच्छा विचार है, या सोर्सेज में इसके फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक्स के बारे में भी कुछ था? क्योंकि ऐसी टीम को बनाए रखना तो बहुत महंगा होगा। हाँ, ये सवाल भी उठा। भारत का सुझाव था कि इसे G20 देशों द्वारा सामूहिक रूप से फंड किया जाए और इसकी कमान किसी एक देश के पास ना होकर एक स्वतंत्र समिति के पास हो। इस पर काफी हद तक सहमति बनी, क्योंकि हर देश ने हाल ही में एक महामारी की कीमत चुकाई थी और वो जानते थे कि रोकथाम इलाज से कहीं ज्यादा सस्ती है। समझ गए। तो ये तो हो गई सुरक्षा की बातें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लोगों को सशक्त बनाने वाली पहलें। उसमें क्या था? उसमें 2 बड़ी चीजें थी। पहली, अफ्रीका कौशल गुणक, यानी अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर। ये क्या है? यह इस सोच पर आधारित है कि अफ्रीका का भविष्य सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि वहां के करोड़ों युवाओं के हुनर में है। भारत ने एक ऐसी साझेदारी का प्रस्ताव रखा जिसके तहत अफ्रीका में वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सके। तो ये मदद के पुराने तरीके जैसा नहीं है जहां सिर्फ पैसे दे दिए जाते हैं। ये तो क्षमता बनाने की बात है। बिल्कुल, और यही इसकी खास बात है। इसे दक्षिण दक्षिण सहयोग कहते हैं, जहां विकासशील देश एक दूसरे के अनुभव और विशेषज्ञता से सीखते हैं।
ये हम तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है वाले रवैये से बिल्कुल अलग है। ये चलो मिलकर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं वाला माइंडसेट है। अच्छा। भारत ने कहा कि हम अपने आईटी सेक्टर, अपने छोटे उद्योगों के अनुभव को अफ्रीका के साथ साझा करना चाहते हैं। और दूसरी सशक्तिकरण वाली पहल सैटेलाइट डेटा से जुड़ी थी। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। लेकिन इसका असर जमीन पे बहुत सीधा है। भारत का स्पेस प्रोग्राम काफी उन्नत है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस पहल का मकसद था अपने सैटेलाइट से मिला जरूरी डेटा विकासशील देशों, खासकर अफ्रीकी और छोटे द्वीपीय देशों के साथ मुफ्त में साझा करना। ओह वाओ। जरा सोचिए, एक छोटा सा देश जो महंगे सैटेलाइट नहीं खरीद सकता, उसे ये डेटा मिल जाए कि उसके यहाँ मौसम का पैटर्न कैसे बदल रहा है, कहाँ सूखा पड़ने वाला है, या समुद्र का जल स्तर कितना बढ़ रहा है। तो वो अपनी खेती, अपने शहरों की प्लानिंग और आपदा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये तो एक तरह से सुपर पावर देने जैसा है। एक तरह से हाँ। ये जानकारी आज के समय में ताकत है, और ये देकर भारत ने ये संदेश दिया कि वो ग्लोबल साउथ का सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नेता बनना चाहता है। ये सारी पहलें भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। अब सिर्फ समस्याओं पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि दुनिया का एजेंडा तय करने में भूमिका निभानी है। तो ये पहले एक तरफ, लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि समिट के जो दो मुख्य विषय थे वो थे जलवायु और स्वास्थ्य। तो एक तरफ तो ये आपदाओं को झेलने की तैयारी है। हाँ, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ। हाँ, लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि भारत ने सेहत के मसले को एक अलग ही नजरिए से पेश किया। ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने स्वास्थ्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर रखने की वकालत की। अच्छा। उनका तर्क बहुत सीधा था। एक वायरस किसी देश की अर्थव्यवस्था, समाज और स्थिरता को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना कोई सैन्य हमला। हमने ये अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ये तो है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश को सिर्फ एक सामाजिक खर्च के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को रक्षा बजट जितनी ही अहमियत दी जाए। हाँ, और स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी जैसे टेलीमेडिसिन या एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक्स को सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जाए। ग्लोबल हेल्थ रिस्पांस टीम का विचार भी इसी बड़ी सोच का हिस्सा था। और उन्होंने इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा था। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प था। वो कैसे? उनका कहना था कि ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन से गर्मी बढ़ रही है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां नए इलाकों में फैल रही हैं। बाढ़ या तूफान जैसी आपदाएं स्वास्थ्य के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देती हैं। तो अगर आपका हेल्थ सिस्टम मजबूत और लचीला नहीं है, तो आप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो ये दो अलग-अलग समस्याएं नहीं हैं। नहीं, भारत ने इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह पेश किया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसके बारे में सोर्सेज में काफी कुछ लिखा है। अमेरिका की अनुपस्थिति। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकत का G20 में ना होना, इसने कमरे का माहौल कैसे बदला? सोर्सेज में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि अमेरिका की अनुपस्थिति को एक आपदा के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि ऐसा लगा जैसे मेजबान के पार्टी छोड़कर जाने के बाद बाकी मेहमान ज्यादा खुलकर और ईमानदारी से बात करने लगे हैं। अच्छा। हाँ, जो एक तरह का दबाव या एक खास दिशा में बात करने की मजबूरी होती थी, वो हट गई। इससे एक शून्य तो पैदा हुआ, लेकिन उस शून्य ने बाकी देशों को स्टेप अप करने का मौका दे दिया। और भारत ने उस शून्य को भरने की कोशिश की। हाँ, लेकिन किसी सुपर पावर की तरह नहीं। भारत ने एक राजनयिक संतुलन साधने वाले की भूमिका निभाई। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल। उसने किसी एक गुट का पक्ष नहीं लिया, न चीन रूस के खेमे का, न ही बचे खुचे पश्चिमी देशों का। उसने एक पुल बनाने का काम किया। और फोकस ग्लोबल साउथ पर था। पूरा ध्यान ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने और ये सुनिश्चित करने पर था कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनके मुद्दों पर बात हो। पर क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी रवैया था या इसके पीछे कोई रणनीति थी? क्या सोर्सेज बताते हैं कि चीन या रूस जैसे दूसरे बड़े खिलाड़ियों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोर्सेज के मुताबिक चीन ने खुद को ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसका तरीका ज्यादा आक्रामक था। वहीं भारत का तरीका सहयोग और सहमति बनाने पर आधारित था। भारत में उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जिनसे ज्यादातर विकासशील देशों का भला हो, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कर्ज माफी और साफ ऊर्जा के लिए फंडिंग। तो इस वजह से उसे ज्यादा समर्थन मिला। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की गैर मौजूदगी में भारत विकासशील देशों का एक स्वाभाविक नेता बनकर उभरा। तो इसका G20 के भविष्य के लिए क्या मतलब है?
क्या ये समूह अब अमेरिका के बिना कमजोर हो गया है या ये एक नए रूप में ढल रहा है? यही पर असली बहस है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये G20 के अंत की शुरुआत है। क्यों? अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही इसका हिस्सा नहीं है तो इसके फैसलों का क्या वजन रह जाएगा। ये डर है कि दुनिया अलग-अलग गुटों में बंट जाएगी और बहुपक्षवाद खत्म हो जाएगा। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया, जो ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि ये G20 के लिए एक विकास का मौका है। ये इसे सिर्फ बड़ी शक्तियों के क्लब से निकालकर एक ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी मंच बना सकता है, जहां दूसरी शक्तियों को ज्यादा मौका मिले। जहां भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी मध्यस्थ शक्तियां अलग-अलग हितों के बीच संतुलन बनाने में ज्यादा अहम भूमिका निभा सकती हैं। शायद G20 का भविष्य एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय दुनिया के बजाय एक बहुध्रुवीय दुनिया को दर्शाने वाला होगा। और जोहान्सबर्ग में जो हुआ वो शायद इसी नए G20 की पहली झलक थी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका कुल मतलब क्या है? इस समिट से 3-4 सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से पहली और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 2025 के G20 में भारत सिर्फ एक भागीदार नहीं था, वो एक एजेंडा सेटर था। उसने बातचीत का रुख तय किया। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा था, वो पूरे ग्लोबल साउथ के लिए बोल रहा था। दूसरी बात शायद ये कि भारत के प्रस्ताव सिर्फ हवाई नहीं थे, वो जमीन से जुड़े और व्यवहारिक समाधान थे। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी बात है। चाहे वो आपदा रोधी सड़कें बनाना हो या किसानों को सैटेलाइट डेटा देना, ये सारी पहले ऐसी थीं जिनका लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ सकता है। सही है। इसमें भारत को एक गंभीर और समाधान उन्मुख देश के रूप में स्थापित किया। और तीसरा टेकअवे जाहिर तौर पर भू राजनीति से जुड़ा है। हाँ, तीसरा और सबसे गहरा टेकअवे यह है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिका की अनुपस्थिति ने दिखाया कि दुनिया अब किसी एक देश के इर्द गिर्द नहीं घूमती। इस नई बिखरी हुई दुनिया में भारत जैसी ताकतें जो कई गुटों से बात कर सकती हैं, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो गई है। जोहानिसबर्ग इस बदलते हुए वैश्विक कैनवस का एक बहुत साफ एक्सरे था। ये सब वाकई सोचने पे मजबूर करता है। एक समिट ने वैश्विक राजनीति की कितनी परतें खोलकर रख दी। और इस पूरी चर्चा को खत्म करने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जैसे जैसे ये दुनिया बदल रही है, क्या G20 जैसे मंच छोटे छोटे अपने अपने हितों वाले क्षेत्रीय गठबंधनों में टूट जाएंगे, या फिर क्या भारत जैसी मध्यस्थ शक्तियां जिनके रिश्ते सबसे हैं, वो इन अलग अलग हितों को जोड़ने वाले गोंद का काम कर पाएंगी? मुझे लगता है कि आने वाले दशक की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती यही होने वाली है।